नजर डाल लेते हैं आज की दिन की बड़ी तस्वीरों पर। हर तस्वीर बताएगी आपको देश और दुनिया में आज क्या है खास। स्पेन में एक म्यूजिकल शो के दौरान हादसा हो गया। स्टेज पर आतिशबाजी से आग लग गई। इस हादसे में स्पेन की पॉप स्टार सेंज गार्सिया की मौत हो गई। चक्रवाती तूफान डोरियन ने बहामास में बड़ी तबाही मचाई। डोरियन की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 13,000 घर तूफानी चक्रवात के चलते बर्बाद हो गए। अब डोरियन तूफान अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के नजदीक पहुंच चुका है। गुजरात के राजकोट में युवक ने गुस्से में अपनी कार जला दी। युवक कार का सेल्फ लगा रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो गुस्से में उसने कार फूंक दी। राजस्थान के टोंक में एक ट्रक लहरों का शिकार हो गया। ट्रक ड्राइवर ने उफनती नदी से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो फंस गया। सोशल मीडिया पर फुटबॉल खेलने का वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने फुटबॉल की तरफ दिखती चीज पर आग लगा दी और फुटबॉल का गेम शुरू हो गया। हम अपील करेंगे आप ऐसे स्टंट न करें। नवी मुंबई के उरण में ओएनजीसी प्लांट में आग लग गई। इस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सीआईएसएफ के 3 जवान और एक अन्य शख्स शामिल है। आग कैसे लगी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। दिल्ली के नागलोई में चेन स्नैचर की जमकर पिटाई हुई। बाइक में पीछे बैठे बदमाश ने महिला के गले की चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन महिला और उसकी बेटी ने बदमाश का हाथ पकड़ लिया। भीड़ ने बदमाश की जमकर धुनाई की। सूरत में कुछ लोगों ने गणेशोत्सव के दौरान सड़क पर शराब पी। आयोजन में शामिल लोग सरेआम शराब की बोतल लहराते और पीते नजर आए। आपको बता दें कि गुजरात में शराब पर बैन है। वर्धा में सांसद एसएस अहलूवालिया लोगों के साथ थिरकते नजर आए। दरअसल अहलूवालिया एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। लोगों को नाचते गाता देख सांसद महोदय भी खुद को रोक नहीं पाए। रूस में एयर शो के दौरान सुखोई विमानों ने गजब के करतब दिखाए। अचानक 6 विमान ऊपर से नीचे आए और धुआं छोड़ते हुए फॉर्मेशन में फ्लाइट पूरी की। और चलिए खबर कट टू कट की पहली कवर स्टोरी में देखिए अपाचे का दम। पठानकोट एयरबेस पर आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में 8 अटैक अपाचे हेलीकॉप्टर इंडक्ट कर दिए गए। ये वो अटैक हेलीकॉप्टर हैं जिनके आने के साथ ही भारत को वो योद्धा मिल गया जिसके नाम मात्र से दुश्मन खौफ खाता है। अपाचे की यही बारूदी ताकत इंडियन एयरफोर्स के तरकश को ताकत देगी। पठानकोट एयरबेस पर ऐसी ताकत से लैस 8 हेलीकॉप्टर इंडक्ट किए गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच कुल 22 अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर डील हुई थी। 8 हेलीकॉप्टर भारत को सौंप दिए गए हैं। बाकी 14 हेलीकॉप्टर भी अगले साल तक भारत आ जाएंगे। इसमें ताकत होती है कि अगर मैनोवरिंग की स्थिति है तो उसमें हेलीकॉप्टर मैनोवरिंग करके उस टारगेट को भी हिट कर सकता है जो कि सीधे तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अब तक MI-17 और रुद्र जैसे अटैक हेलीकॉप्टर थे। अपाचे के इंडक्शन से एयरफोर्स की अटैक कैपेसिटी कई गुना बढ़ेगी। अपाचे की तैनाती कहां पर होगी इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन दोहरी चुनौतियों को देखते हुए माना जा रहा है कि इसकी तैनाती पाकिस्तान और चीन बॉर्डर के नजदीक कहीं होगी। कश्मीर में किसी भी सामरिक मोर्चे की सबसे बड़ी चुनौती है पहाड़ियां। इसी चुनौती को निपटने में अपाचे सक्षम है। अपाचे कम ऊंचाई पर भी तेजी से उड़ने में सक्षम है, जो पहाड़ी इलाकों में इसका ऑपरेशन तेज करता है। इसका कंपार्टमेंट और रोटर ब्लेड 23 mm तक के राउंड को सह सकते हैं, यानी जमीन से होने वाले छोटे हथियारों का इस पर असर नहीं होगा। पहाड़ियों के बीच अपाचे अपना दमखम अफगानिस्तान में साबित कर चुका है। इसी तरह अगर LAC यानी चीन से लगते बॉर्डर को देखा जाए तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक इस बॉर्डर की भूमि सपाट है, लेकिन फासले लंबे हैं। अपाचे की रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर है। ऐसे में ये लंबा फासला तय करने में सक्षम है। अटैक के साथ ही साथ अपाचे रिकॉन में भी सक्षम है, यानी ये लंबी दूरी तक सर्विलांस कर सकता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि अपाचे क्यों खास है। अपाचे एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और अपाचे की एक खासियत है कि वो 1 मिनट के अंदर तकरीबन 1775 फीट की ऊंचाई हासिल कर लेता है, यानी कि जरूरत पड़ी तो जरूरत के मुताबिक अपाचे तेजी से ऑपरेशनल मोड में आ जाता है और यही खासियत उसे बेहद खास बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है 30 mm की चेन गन से लैस है। ये 30 में से एक राउंड टारगेट पर जरूर लगता है, इसकी एक खासियत है। साथ ही 120 डिग्री के एंगल में पूरी बैरल घूम सकती है और एक और खास बात इसकी जो है
वो ये कि ये हेलमेट से जुड़ी हुई है, यानी कि जहां पर पायलट का हेलमेट घूमेगा, पायलट जिधर घूमेगा बैरल भी उसी तरीके से उसी एंगल में घूम जाएगी और टारगेट को हिट करेगी। सबसे खास इस हेलीकॉप्टर का जो कह सकते हैं कि घातक ब्रह्मास्त्र कोई सा है तो वो है हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल। अपने आप में बेहद खास है ये। एक बार में अपाचे 8 हेलफायर लॉन्च कर सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि थर्मोबैरिक कैपेसिटी से लैस है अपाचे, और इसके अंदर अपाचे में हाइड्रा 70 रॉकेट होते हैं। ये एक और इसकी खासियत है, और ये महज छोटी दूरी के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, यानी कि अगर टारगेट हिट करना है, ज़्यादा दूर टारगेट नहीं है, तो वहाँ पर हाइड्रा 70 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास अभी कोई भी ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। अपाचे तो छोड़ दीजिए, उनके पास तो अटैक हेलीकॉप्टर भी नहीं है, और शायद यही वजह है कि अपाचे के भारतीय बेड़े में शामिल होने के बाद पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान भारत की बढ़ती ताकत से खौफजदा है और उसके मंत्री तरह तरह के बयान दे रहे हैं। पाकिस्तानी मंत्री अपना दिमागी संतुलन जैसे खो बैठे हों, कुछ ऐसा ही बयान शेख रशीद ने दिया, और उनके इस बयान के बाद उन्हें लोग शेख चिल्ली करार दे रहे हैं। सुनने वाले परेशान, इंटरव्यू लेने वाले हैरान। आखिर शेख राशिद कहना क्या चाहते हैं? शेख राशिद एक पाकिस्तानी चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू देते देते शेख राशिद ने एटम बम को स्मार्ट बम बता दिया। अगर कोई बढ़ता है पाकिस्तान की सरहदों की तरफ तो वी हैव ए स्मार्ट बम। शेख राशिद इस एटम बम को चलाएंगे कहां? ये भी सुनिए। That will be hit only that area where there will be ornaments. इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार साहब भी नहीं समझ पाए कि आखिर शेख राशिद कहना क्या चाहते हैं। वो अपने स्मार्ट बम को गहनों पर क्यों मारेंगे? ये वही शेख राशिद हैं जो 24 घंटे पहले 100-125 ग्राम के बम चलाने का दम भर रहे थे, और अब वो लाए हैं स्मार्ट बम जिसके निशाने पर होंगे हिंदुस्तानी गहने। लगता है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए पाकिस्तानी नेता होश हवास दिमाग सब खो बैठे हैं। तो पाकिस्तान में हालात ऐसे हो चले हैं कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं उसका भी खंडन हो जाता है। इमरान खान ने बार बार ये साबित किया है कि उन्हें और उनकी सरकार को यूटर्न लेने की आदत सी हो चली है। इमरान का बयान गलत साबित हुआ। इमरान खान ने कहा कि वो भारत के खिलाफ पहले एटमी हथियार नहीं चलाएंगे। हमारी तरफ से कभी भी कोई किसी तरफ पहल नहीं होगी। इमरान खान के बयान को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि सरकार ने यू टर्न ले लिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पीएम इमरान के बयान को गलत तरीके से देखा और समझा गया। पाकिस्तान अपनी परमाणु नीति पर कायम है, यानी पाकिस्तान पहले एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत से हर किस्म का व्यापार बंद करने का फैसला किया था, लेकिन अब खबरें हैं कि पाकिस्तान भारत से लाइफ सेविंग दवाइयां लेगा। पाकिस्तान ने यह फैसला अस्पतालों की बदहाली को देखते हुए लिया है। पाकिस्तान के अंदर ही इमरान सरकार की मजम्मत की जा रही है। आईसीजे में पाकिस्तान का पक्ष रख चुके खबर कुरैशी का यह कहना है कि भारत के खिलाफ आईसीजे जाने का पाकिस्तानी दाव औंधे मुंह गिर सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि वो कश्मीर का मुद्दा लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानी कि आईसीजे जाएंगे। इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया में खबर कुरैशी का बड़ा बयान सामने आया है। The more fundamental argument is the high threshold, evidential threshold that you have to establish to prove genocide. And that is extremely difficult, very difficult to prove genocide at the hands of a state. किसी के स्टेट के खिलाफ आज तक जीनोसाइड साबित हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं हुआ ऐसा। सो पूरी हिस्ट्री जब से है जी 1948 से ये कोर्ट एग्जिस्ट करती है, तब से नहीं हो सका। खबर कुरैशी वही वकील हैं जो कई मौके पर आईसीजे में पाकिस्तान का पक्ष रख चुके हैं। आईसीजे में पाकिस्तान अगर कश्मीर में दमन का झूठा मुद्दा उठाएगा तो आंकड़े उसका दावा खारिज कर देंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में सिर्फ 3 मौतें हुई हैं। तीनों हत्याओं के पीछे आतंकी थे, यानी कूटनीति के बाद कानूनी दांवपेच में भी पाकिस्तान फेल हो जाएगा। धारा 370 हटने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि वो जम्मू कश्मीर और लेह में जमीन खरीदेगी। ये पहली मर्तबा होगा जब कोई दूसरे राज्य की सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने वाली है। वैसे घाटी में बदलती फिजा की एक और तस्वीर सामने आई, जहां पर रियासी में हुई सेना की भर्ती में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कश्मीर के पहलगाम और लद्दाख के लेह में सरकार जमीन खरीदेगी। इन जमीनों पर टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। ये काम एमटीडीसी की देखरेख में होगा। दोनों प्रोजेक्ट्स पर सरकार 1-1 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भारत माता की जय के साथ हजारों नौजवान सेना की भर्ती में शामिल हुए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला मौका था जब सेना की भर्ती में इतनी बड़ी तादाद में नौजवान पहुंचे थे।
आतंकियों के निशाने पर रहने वाले जम्मू कश्मीर के सरपंच आज दिल्ली पहुंचे। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि सभी सरपंचों को सुरक्षा के साथ बीमा दिया जाएगा। तो चलिए अब आपको बता देते हैं चक्रवाती तूफान डोरियन के बारे में, जिसने बहामास में भारी तबाही मचाई। तबाही की तस्वीरें कैरेबियाई देश बहामास में आए भीषण डोरियन तूफान की है। हवा की रफ्तार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा है। समंदर से उठी लहरों का पानी घरों के अंदर घुस चुका है। ये बहामास का एक पेट्रोल पंप था जो तूफानी हवाओं के आगे ढह गया। देखिए कैसे एक आदमी हवा के खिलाफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल था। बहामास में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया और 5 लोगों को निगल गया। 13,000 घर तूफान की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। अमेरिका में नेशनल हरिकेन सेंटर ने फ्लोरिडा और जॉर्जिया के तटीय इलाकों में सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। आशंका जताई जा रही है कि जब डोरियन अमेरिका से टकराएगा तो ये कैटेगरी 4 का तूफान बन जाएगा। और चलिए दुनिया भर की कुछ और प्रमुख खबरों पर नजर डाल लेते हैं वर्ल्ड कप टिकट में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका और तालिबान के बीच चल रही बातचीत तकरीबन पूरी तरह खत्म हो गई। हालांकि अफगानिस्तान की सरकार ने साफ कर दिया कि ना तो तालिबान और ना ही तालिबान के पीछे काम करने वाली ताकतों के साथ शर्तीय समझौता किया जाएगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक भालू के बच्चे को शरारत भारी पड़ गई। दरअसल भालू का ये बच्चा रात के वक्त रिहायशी इलाकों में घुसा और खाना ढूंढने के चक्कर में एक बड़े डस्टबिन में कूद गया। सुबह जब भालू के बच्चे की आवाज सुनी तब फायर ब्रिगेड पहुंची और भालू के बच्चे को निकाला गया। हांगकांग में छात्रों ने स्कूलों का बहिष्कार किया है, जिसके बाद बीजिंग से चेतावनी आई है कि जो कोई चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा उसे खात्मे के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें कि बीते शनिवार से दोबारा हांगकांग में हिंसा बढ़ गई है। अमेज़न के जंगलों में एक बार फिर से शोले सुलग रहे हैं। ब्राजील की सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 48 घंटे में 2000 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। 28 और 29 अगस्त को अमेज़न के जंगल में आग का सिलसिला कुछ कम हुआ था, लेकिन मंगलवार को दोबारा आग ने विकराल रूप ले लिया है। ये हालात तब हैं जब ब्राजील की सरकार ने अमेज़न में किसी भी इंसानी गतिविधि पर बैन लगा दिया है। ब्राजील के अलग अलग हिस्सों से आग लगने की तकरीबन 3800 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें से 2000 अमेज़न के जंगलों में देखी गई हैं। अमेज़न के अग्निकांड को लेकर ब्राजील की सरकार के रुख पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेज़न के जंगलों में आग को लेकर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन खुद ब्राजील के राष्ट्रपति इस समिट में शामिल नहीं होंगे। अमेज़न की आग को बुझाने के लिए ब्राजील की सेना भी जुटी हुई है। इसी वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि 2 दिन में लगी आग से भी निपट लिया जाएगा। और खबर यूपी से, जहां पर मिड डे मील की गड़बड़ी दिखाना एक पत्रकार को पड़ गया भारी। देखें रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को नमक के साथ रोटी खिलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मिर्जापुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में 100 से ज्यादा पत्रकारों ने नमक रोटी मामले को एक्सपोज करने वाले पत्रकार के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि मिर्जापुर जिले के एक सरकारी स्कूल में पत्रकार ने फर्जी तरीके और गलत मंशा से स्कूल में बच्चों के मिड डे मील का वीडियो बनाया और उसका साथ गांव के प्रधान ने भी दिया, जिसके बाद पुलिस ने पत्रकार पवन जायसवाल और गांव के राजकुमार पाल पर साजिश करने, गलत साक्ष्य बनाकर वीडियो वायरल करने का मामला दर्ज किया। बच्चों को नमक के साथ रोटी परोसा गया था, जिसे वो ऐसे ही खा रहे थे। पूरा मामला देखने के बाद मन एकदम विचलित हो गया। फिर उसके बाद मैंने पूरा वीडियो वाक्य का बनाया। इन्होंने हमारे ऊपर गंभीर धाराओं में और हमें षड्यंत्र करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। पत्रकार पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर सियासतदान भी सरकार को घेरने में देर नहीं कर रहे। कांग्रेस ने योगी सरकार पर अभिव्यक्ति छीनने का आरोप लगा डाला। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो रही है और शायद हम पत्रकार भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ था वो चौथा स्तंभ निश्चित आज कहीं ना कहीं संकट के घेरे में है। कांग्रेस के बार और योगी सरकार पर निशाने के बीच बीजेपी बचाव की मुद्रा में नजर आई। तो कोई प्रताड़ित न करे, ये भी हम इंश्योर करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील में नमक के साथ रोटी का वीडियो वायरल और फिर पत्रकार पर केस के बाद से योगी सरकार पर सवालों की बारिश जारी है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सख्त एतराज जताया है। अब देखना होगा कि यूपी में सरकारी बद इंतजामी की खबर दिखाने वाले पत्रकार को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। सोशल मीडिया में क्या रहा है खास और कौन सी तस्वीर हुई है वायरल, आइए जानते हैं वायरल कट टू कट। सोशल मीडिया पर आज दिन भर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स पर बंदरों ने अटैक कर दिया। दरअसल बंदर इस शख्स के दोस्त के बैग से कुछ चुरा रहा था और जब इसने बंदर को भगाया तो 4 मोटे मोटे बंदर इसके पीछे पड़ गए। स्पेन में बुल फाइटिंग के दौरान एक स्टंट लोगों को भारी पड़ गया। दरअसल स्टेडियम के अंदर मौजूद बुल अचानक बेकाबू हो गया और सीधे दर्शकों की तरफ बढ़ चला। दीर्घा में बैठे कई दर्शकों को इस बुल ने घायल कर दिया।
क्या आपने कभी 5 इंच का अंगूठा देखा है? जवाब होगा नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़के का अंगूठा उंगली से भी लंबा नजर आ रहा था। वीडियो की पड़ताल से पता चला कि वाकई इस लड़के का अंगूठा एक डिफॉर्मेटरी के चलते लंबा हो गया था। बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। पहले जेडीयू ने नीतीश के समर्थन में पोस्टर लगाए, अब उसी अंदाज में आरजेडी जवाब दे रही है। आप भी देखिए। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। ये था जेडीयू का वो पोस्टर जो जनता के बीच नीतीश कुमार की छवि बनाने के लिए लगाया गया था। पोस्टर सामने आने के 24 घंटे के अंदर ही आरजेडी से भी जवाब आया। जवाबी पोस्टर में लिखा था, क्यों ना करे विचार जब बिहार है बीमार। कल तक कहा जाता था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वो तो ठीक था, मगर क्यों करें विचार, ठीके हैं नीतीश कुमार। इस पर अब एक नई बहस शुरू हुई है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव आने को हैं और चुनाव की सुगबुगाहट होते ही सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। जेडीयू नीतीश को एकमात्र विकल्प के तौर पर पेश कर रही है, वहीं आरजेडी नेता तेज प्रताप को अगले सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की जुगत में जुटे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से बिहार में अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है। एक के बाद एक पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं और उन्हीं के जरिए जवाब देने की जद्दोजहद है, कोशिश है। अब जेडीयू भले ही इसे ये कह रही हो कि क्यों सोचे नीतीश है, लेकिन आरजेडी ने उसका जवाब दे दिया है पोस्टर के जरिए। अब देखते हैं कि इस पोस्टर वॉर का रुख आगे क्या निकल के आता है। चुनावी मौसम की सुगबुगाहट अब दिल्ली से भी सुनी जाने लगी है, जहां पर केजरीवाल सरकार ने फ्री की पॉलिटिक्स का आगाज कर दिया है। जनरल कैटेगरी के आर्थिक पिछड़ों को मदद का ऐलान किया गया है। केजरीवाल सरकार ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक दिल्ली में एससी ओबीसी वर्ग की तर्ज पर सामान्य कैटेगरी के लोगों को भी जय भीम मुख्यमंत्री योजना के तहत आर्थिक मदद मिलेगी। पहले ये मदद 40,000 रूपए थी, जो बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। अगले साल के आगाज में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। शायद यही वजह है कि दिल्ली में वोटर्स को फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है। इससे पहले केजरीवाल सरकार पानी के बकाया बिलों को माफ कर चुकी है। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी गई है। डीटीसी और मेट्रो में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान किया गया है। दिल्ली के सीबीएसई छात्रों का परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है। फ्री वाईफाई और सीसीटीवी जैसे भी तोहफे दिए गए, जिनका पूरा होना बाकी है। ये सब देखकर लगता है आम आदमी के नाम पर राजनीति करने वाले केजरीवाल को अब मुफ्त की सियासत पर भरोसा है।